हेलो एवरीवन। तो हमने GS2 से स्टार्ट किया है पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी प्रीलिम्स है 26 मई 2025 को। तो इसीलिए हमें अभी प्रीलिम्स के लिए भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, हम 10 अक्टूबर 2024 को पहला टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो है प्रीलिम्स का पॉलिटी का। तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी इस ड्यूरेशन में हमें पॉलिटी को थरोली पढ़ना है अच्छे से। जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं उन लोगों के पास शॉर्ट में नोट्स होंगे, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगी अगर आप कहो तो। किसी और के हैं, मेरे नहीं है, बिल्कुल भी शॉर्ट में है, बिल्कुल 24 पेजेस में है, किसी सर के हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो आप भी एक बार देख लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आज हम मेंस वाले पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो आदित्य सर के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे उन्होंने लिखा है पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इन्हांस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विथ रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे डिस्कस पूछा गया है, तो इन्होंने कैसे क्वेश्चन को एड्रेस किया है वो बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अगर डिस्कस पूछा है तो कैसे आंसर लिखना चाहिए ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूछा है, और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और उनका रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या है इंडिया में, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो उसको कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं प्रेशर ग्रुप को पब्लिक पार्टी मतलब एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ में। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आती है तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोडक्शन उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया है। प्रेशर ग्रुप्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल फॉर्म्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(b। आपको फंडामेंटल के सारे राइट जो है वो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको मेंस के आंसर राइटिंग में। जैसे कि अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन में किया है आर्टिकल 19(1)(b) क्लॉज बी। तो यहाँ पे जैसे किया है तो आपको बिल्कुल आर्टिकल पता होना चाहिए। इन्होंने ब्रीफली ये भी बताया कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर कौन से एक्ट आर्टिकल के अंडर आता है वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो चलो देखते हैं। सब हेडिंग डाली है, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इन्हांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो कैसे वो उनका रोल है, कैसे वो इन्हांस करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन को, तो वो हम नीचे देखेंगे। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं वाया ब्रिंगिंग डिमांड्स ऑफ पीपल टू गवर्नमेंट। जो भी पब्लिक की डिमांड होती है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, उससे क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने। सेकंड लिखा है यहाँ पे, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करना चाहिए, टेलिंग पीपल अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस। जो भी पॉलिटिकल, अगर एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है तो उसका रोल क्या होता है, तो ये पॉलिटिकल जो तरीका होता है बताने वाला, तो लोग अगर अवेयर होंगे कि पॉलिटिकल उसको पॉलिटिकल सोशलाइज बोलते हैं, लोगों को अवेयर करना ताकि वो पार्टिसिपेट ज़्यादा करे। तो यहाँ पे इन्होंने ये आर्य ग्रुप का पिटीशन के बारे में लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। थर्ड लिखा है यहाँ पे, जनरेट मोर इंटरेस्ट अमंग द पीपल वाया एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगा तो लोग अवेयर होंगे। जैसे अभी देखो, जो भी यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है तो उनको सबको पता है कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है। तो बिल्कुल ये कैसे पता चला, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम एजुकेट हो रहे हैं, मतलब हम एजुकेशन के द्वारा ही पढ़ रहे हैं ना, मतलब हम एजुकेशन ले रहे हैं, तभी तो हमें समझ में आया कि प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप होता है।
तो बिल्कुल यहाँ पे फोर्थ लिखा है इन्होंने, इम्प्रूव रेस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अगर आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछेंगे, वो जो भी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं और उनको हम अगर उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी अवेयर होगी, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होगी टुवर्ड्स द पीपल। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन पीस रिपोर्ट भी इन्होंने मेंशन किया है एग्जाम्पल के तौर पे। फिफ्थ है यहाँ पे, हेल्प टू इम्प्रूव द एरेना ऑफ डेमोक्राइजेशन वाया एक्टिंग एज अ पीपल्स राइट इमेंसिपेशंस। जो पीपल्स के राइट है उसको ये उसके द्वारा डेमोक्राइजेशन होता है, और जो भी ये डेमोक्रेसी का एरेना होता है उसमें भी इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हावेवर देर आर सर्टन चैलेंजेस। इसको मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन तो हम बढ़ा सकते हैं, फिर भी वहाँ पे कुछ चैलेंजेस है ऐसे इन्होंने लिखा है, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ अनडेमोक्रेटिक मीन्स। जैसे लोग स्ट्राइक करते हैं तो उससे पब्लिक को जो क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसमें उसको बर्बाद कर देते हैं, मतलब वो जो वेज होते हैं वो पीसफुल नहीं होते हैं, तो ये वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। नेक्स्ट चैलेंज इसमें है पॉलिटिकल टूल्स इन हैंड्स ऑफ सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब जो पॉलिटिकल टूल्स होते हैं कुछ ही हाथों के अंदर होते हैं, और वही अपना जो उनका जो इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस करने लगते हैं, तो ये भी एक चैलेंजेस होता है। थर्ड लिखा है इन्होंने, सेल्फिश प्रोपोगंडाज मेनी टाइम्स विदाउट हीड टू एनवायरमेंटल नीड्स, एग्जाम्पल एलिज्ड अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ फैक्टर ग्रुप्स। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो ये इनका खुद का इंटरेस्ट होता है तो ये एनवायरनमेंट के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि कहीं से अगर एक्टिविस्ट जो एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ से अगर आप रास्ता मतलब रोड बना रहे हो या कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए सही नहीं है, फिर भी उनका सेल्फिश प्रोपेगेंडा होता है कि हाँ नहीं हमारा बेनिफिट हो रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अगर असर हो भी रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोचते हैं लोग, तो ये भी एक चैलेंज है। फोर्थ लिखा है, चैलेंज दी गवर्नमेंट डिस्पाइट नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टू पीपल। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो ये भी एक चैलेंज है, और ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो होती है उसके अगेंस्ट है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं 4 चैलेंजेस। और वे फॉरवर्ड में मतलब वे अहेड में इन्होंने लिखा है कि नीड टू केयरफुली कार्व देयर स्पेस इन मॉडर्न पॉलिटी, लिमिट टू पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट होती है उसको लिमिट करना चाहिए, और केयरफुली जो भी आप ला रहे हो पॉलिसी, जो भी पॉलिटी के अंदर आती है उसको अच्छे से काव करना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पे लिखा है, दिस वुड अपहोल्ड पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस। मतलब अगर इस तरह से आप ये जो वे अहेड है इसको फॉलो करते हो, इसको तो ये सपोर्ट करेगा जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो लोग जो हमारा गवर्नेंस है उसको अच्छा बना देंगे। तो लास्ट में एक वर्ड में ही मतलब एक वर्ड नहीं, एक सेंटेंस में ही इन्होंने पूरा कंक्लूड कर दिया है। बहुत बेहतरीन आंसर लिखा है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना स्टाइल अपना आंसर लिखें डेली लिखने से ही प्रैक्टिस होती है। अभी टाइम है दिसंबर तक, तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हीं का लिखा हुआ है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ DLSA in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India। 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे भी डिस्कस पूछा गया है, तो इन्होंने कैसे लिखा है हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन बिल्कुल आर्टिकल के साथ किया है। आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन exhorts to provide free legal aid and आर्टिकल 39A was the basis for legal service authorities। आर्टिकल 39A के अंडर ही आती है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, ठीक है। और जो ये 41 है ये बेस प्रोवाइड करता है, मतलब ये ज़्यादा प्रेशर बढ़ाता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो आर्टिकल 39A को, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने सब हेडिंग डाली है रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के का क्या रोल है, कैसे ये रोल प्ले करता है, इसके बारे में लिखा है यहाँ पे। इसके अंदर फर्स्ट लिखा है इन्होंने प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड। ये जो गरीब लोग होते हैं, चाहे जो वनरेबल वुमेन्स हो या SC ST कास्ट वाले पीपल हो, जो कि डेली वर्क काम करते हैं, डेली बेसिस पे जो वर्क करते हैं, वो उन लोगों के पास जो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर कोई केस होता है, तो वो खुद से तो नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि लॉयर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसी प्री लीगल एड के द्वारा ही वो अपना केस लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है फर्स्ट हैव सेपरेट केडर ऑफ लॉयर्स फॉर द पुअर लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेट केडर होता है लॉयर्स का इसके अंदर। फिर उन्होंने लिखा है एक्सेसिबल जस्टिस ड्यू टू नियर जीरो कॉस्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कोई पैसा नहीं दिया जाता है। अगर आप इसके अंदर आप जस्टिस सीख कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं, तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू पुअर इन फाइलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, जो फाइलिंग होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसके लिए नेसेसरी सपोर्ट जो होता है वो फ्री लीगल एड के अंदर ही मिलता है इनको। नेक्स्ट लिखा है डिसेमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस, जो लीगल अवेयरनेस होता है उसको फैलाता है ये, मतलब स्प्रेड करता है। ऑर्गेनाइज वीकली और मंथली कैंपस फॉर अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए कि आप जस्टिस फ्री में भी पा सकते हो और आप मतलब आपके हक के लिए आप लड़ सकते हो और इसके लिए कोई पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस कैंप भी होते रहते हैं। एग्जांपल न्याया कैंप्स इन लखनऊ में ये कैंप सेटअप किए जाते हैं। और नेक्स्ट लिखा है इन्होंने प्रोवाइड पॉम्पलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रेडियो बेस्ड अवेयरनेस ड्राइव्स एट सम प्लेसेस, मतलब रेडियो के द्वारा भी अवेयरनेस फैलाई जाती है, पॉम्पलेट्स बांटे जाते हैं कि आपको फ्री मतलब आपको जस्टिस चाहिए तो फ्री में भी मिल सकता है। मतलब जो लोग अनेबल है, जिनके पास इतनी पैसा नहीं होता है कि वो अपना केस लड़ सके, ऐसे लोगों के लिए ये फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर देर आर लैक्यूनी, मतलब इसमें भी कुछ कमियां हैं, हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग जो होती है उसकी कमी है। डिपेंड ऑन NGOs सपोर्ट्स, ये पूरी तरह से NGO के सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा अलग से फंड नहीं मिलता। लैक ऑफ टॉप क्वालिटी लॉयर्स, इसमें अच्छे लॉयर्स नहीं मिलते हैं क्योंकि देखो फ्री में कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करना चाहेगा। जिसके पास बहुत अच्छी खासी स्किल्स है वो लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। वैसे भी आपको लॉयर पता ही है कि मतलब वो तो ज़्यादा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही अपना करियर बनाना चाहेंगे। ऐसी चीज़ों में कौन अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा। जस्टिस नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से क्या होता है, जस्टिस इक्वली नहीं मिलता है। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें फंडिंग की कमी होने की वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मोस्टली डोंट इवन हैव ऑफिसर विथ प्रिंटर एंड स्कैनर, ये बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं। प्रिंटर, ये स्कैनर, ये होता नहीं है ऑफिसर के पास। फोर्थ है टेडियस नेचर ऑफ आवर लीगल सिस्टम, जो धीरे धीरे चलता है हमारा, लंबा। अगर आप एक केस कोई फाइल करते हो ना तो उसके लिए काफ़ी टाइम लेगा, बहुत सारे वक्त लगेगा क्योंकि 5 करोड़ पेंडेंसी है। ये जो NGDG का रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग, मतलब इसके डाटा के अकॉर्डिंग 5 करोड़ पेंडेंसी है इंडिया में, तो ये लंबा ही चलेगा ना। जस्टिस आसान मतलब जल्दी नहीं मिलता है। वे फॉरवर्ड में इन्होंने लिखा है कंपलसरी इंटर्न फॉर द लॉ कॉलेज ग्रेजुएट्स, जो लॉ से ग्रेजुएट होते हैं उनके पास एक इंटर्न होना चाहिए कंपलसरी। और नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में लिखा है कि प्रोवाइड टॉप क्वालिटी लॉयर्स वाया निगोशिएटिंग विथ बार काउंसिल, जो बार काउंसिल होती है लॉयर्स की, उससे निगोशिएट करके हम अच्छे क्वालिटी के लॉयर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड दिस वुड हेल्प टू अपहोल्ड ट्रू जस्टिस एज इन प्रियम्बल में बोला है ना कि जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, तो उसको अगर उसको सपोर्ट करना है तो ये हेल्प करेगा। अगर आप जो इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करते हैं
तो जस्टिस सबको मिलेगा। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। होप कि आप भी आंसर राइटिंग करें, प्लीज़ आंसर राइटिंग करें। आपको अभी नहीं रियलाइज़ होगा, लेकिन जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे और उसके बाद बहुत कम ड्यूरेशन है, 90 डेज़ का ड्यूरेशन है, तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे या रिवीजन करोगे या आपने जो शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर सको 2-3 पेजेस वाले, क्या वो बनाओगे? तो इसीलिए प्रैक्टिस करें। अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आगे जाके आसानी उतनी ही होगी, ठीक है? तो प्लीज़ आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़िए और 10 अक्टूबर का जो टेस्ट है उसको अच्छे से दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।